Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Digest. Now today you have reached the fourth video of the revision series of IPC जिसका topic है offences against state and public tranquility. Now this topic becomes very important for the purpose of this year because इस साल बहुत ही ज़्यादा cases हुए हैं with respect to sedition जब हम बात करते हैं offences against state की एंड विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिकॉज ये जो सारे सेक्शंस हैं दे फॉल अंडर द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफ़ी कुछ ऑफेंसिव चीज़ें बोली गई हैं जिसके रिस्पेक्ट में लोगों के अगेंस्ट सेडिशन का केस फाइल हुआ है, राइटिंग हुई है, लोग रोड पे उतर रहे हैं एंड with respect to corona also we have seen कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है for assembly of more than 5 people in any area. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आईपीसी में भी कवर होती हैं अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं बिकॉज दे हैव बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड. तो चलिए इन टर्म्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस और शुरू करते हैं इस वीडियो को. So let's cover questions from the topic of offense against state and public tranquility. 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आपके ऐप के इनबॉक्स में मिलती रहें, आपको बार बार चैनल विजिट करने की जरूरत ना पड़े. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी. मतलब इनमें से कौन से ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी दी जाती है. वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो इसके करेक्ट आंसर के लिए अगर हम सेक्शन 121 को देखें तो इट सेज दैट waging of war, attempt to waging of war, and abetting waging of war, all these three things are punishable with death penalty. So therefore the answer to this question is option D, that is all of the above. Next question dekhte hain. It says sedition can be in the form of words either spoken or written, signs, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन. तो जब हम सिडिशन की बात करते हैं ये दिया हुआ है in which section of IPC? Do let me know in the comment section. It is very important section for the purposes of this year. तो जब हम sedition की बात करते हैं वो words में भी हो सकता है, वो वर्ड राइटिंग में हो सकते हैं जैसे यानी ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट दैट इज इंस्टिगेटिंग हेट्रेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या फिर कोई स्पोकन वर्ड्स हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को उकसा रहे हो, या फिर कोई साइंस हो ऐसे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को उकसाएं, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशंस दी जाएं जिससे लोग प्रोवोक हो कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड फील करने लगे. तो ये सारे ही केसेस जो हैं सेडिशन में कवर्ड होते हैं. देयरफॉर द आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंट्री मस्तान where IPC is applicable introduces a new law which allows particular sects of other countries to establish their educational institutes in Mastan. यानी मस्तान एक कंट्री है जहां पर आईपीसी एप्लीकेबल है एंड यहाँ पर क्या होता है, एक नया लॉ आता है जो कुछ कम्युनिटीज हैं दूसरी कंट्रीज की उनको अलाउ करता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आकर मस्तान में खोलें. इससे क्या होता है, जो मस्तान के लोग होते हैं वो स्लोगन्स नारे लगाते हैं अगेंस्ट द न्यू लॉ एंड डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं थ्रू स्ट्रीट प्लेज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस लॉ, टू मेक पीपल नो कि ये नया लॉ क्या आया है इन द कंट्री. डज इट अमाउंट टू सेडिशन. तो जो लोग हैं यहाँ पर वो नारे लगा रहे हैं और स्ट्रीट प्लेस कर रहे हैं, यानी विजिबल डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं और साथ साथ स्पोकन वर्ड्स भी हैं. तो क्या ये सेडिशन को अमाउंट करेंगे या नहीं. ऑप्शंस देखते हैं. यस, इट एक्साइट्स डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. yes, it creates hatred or contempt towards the government. No,
it is an attempt to express disapprobation of the measures of the government to obtain their alteration lawfully, या फिर नो देयर हैज बीन नो वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट। तो जब हम सिडिशन की बात करते हैं तो हमें पता है सिडिशन एक ऐसा एक्ट है जिससे कोई डिसअफेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, या फिर कोई हेट्रेड या कंटेम्प्ट जनरेट हो रही है लोगों में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्लोगन्स और स्ट्रीट प्लेस करे जा रहे हैं ये इसलिए करे जा रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस लाई जाए कि एक्चुअल में लॉ क्या आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि नया लॉ आया क्या है। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ, डूइंग एनी वायलेंस, इट इज इम्पोर्टेंट कि अवेयरनेस भी क्रिएट करी जाए। तो वही अवेयरनेस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या इस केस में सिडिशन होगा? अब हम जब ऑप्शन सी को देखते हैं, इट सेज कि इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड उनका लॉफुल ऑल्टरेशन सीक कर रही है ये पब्लिक। सो हियर वी नो कि थ्रू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू स्ट्रीट प्लेज, यहाँ पर लोग जो हैं वो अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द न्यू लॉ एंड दे वांट कि उसमें चेंज आए, एंड ये चीज वो बिल्कुल लॉफुली कर रहे हैं थ्रू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है। बट जब हम सिडिशन की बात करते हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वायलेंस कमिट किया जाए। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि सिडिशन जो है मेयर वर्ड, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि क्योंकि कोई वायलेंस नहीं हुआ है इसलिए सिडिशन नहीं है। ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा बिकॉज सिडिशन के केसेस में हम वायलेंस को हुआ है या नहीं हुआ है हम वो नहीं देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं क्या एक्ट से कोई डिसअफेक्शन या हेट्रेड अराइज हो रहा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। देयरफॉर द आंसर हियर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ravinder Singh is the in charge of Delhi prison. One day he makes a prisoner escape the prison by transporting him from Delhi to Pakistan. Decide his guilt. तो ये जो रविंदर सिंह है ये दिल्ली प्रिजन में इंचार्ज है एंड ये एक प्रिजनर को एस्केप कराता है। तो उसकी गिल्ट क्या होगी? ही इज गिल्टी ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ही इज गिल्टी अंडर सेक्शन 128 ऑफ द आईपीसी, ही इज गिल्टी ऑफ सिडिशन, or he is guilty of waging war against Asiatic power in alliance with the government. जब हम एशियाटिक पावर की बात करते हैं इट मीन्स एनी कंट्री दैट इज इन एशिया, एनी एशियन कंट्री। यहाँ पर भी नो सिडिशन कमिट नहीं हो रहा है, वेजिंग ऑफ वॉर भी नहीं कमिट हो रहा है अगेंस्ट एशियाटिक पावर। सिर्फ एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जहां पे एक प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप करने में मदद करी जा रही है। ये जो एक्ट है ये कवर होता है सेक्शन 128 ऑफ द आईपीसी में एंड इट इज पनिशेबल। देयरफॉर द आंसर हियर इज ऑप्शन बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is essential to an unlawful assembly as per the IPC? So unlawful assembly defined है under which section of the IPC? Do let me know in the comment section. अब हमें बताना है कि एक अनलॉफुल असेंबली कंस्टिट्यूट करने के लिए इसमें से कौन से असेंशियल जरूरी हैं, इसमें से कौन सी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए टू कॉल एनी गैदरिंग एज अनलॉफुल असेंबली। 5 या 5 से ज्यादा लोग, उन सभी लोगों के पास एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? आइदर टू ओवरऑ द गवर्नमेंट, या फिर किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रजिस्ट करना, या फिर कोई क्रिमिनल मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना, या फिर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ऑब्टेन करना बाय क्रिमिनल फोर्स, or to compel any person to do or abstain from doing anything by the use of criminal force। तो जब हम अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये सारी ही चीजें कवर्ड हैं टू कॉन्स्टिट्यूट एनी गैदरिंग एज एन अनलॉफुल असेंबली। देयरफॉर द आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 6 देखते हैं। इट सेज गवर्नमेंट ऑफ द नेशन एक्स जो है वो अनाउंस करती है 60% रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी वजह से कंट्री में प्रोटेस्ट हो जाते हैं। फिर उसमें से क्या होता है, एक सिटी में 7 लोग गैदर करते हैं अराउंड अ बस स्टॉप विद लाठीज और दे स्टार्ट थ्रैशिंग द बसेस। उस बस स्टॉप पे जो बसेस खड़ी हैं उनको लाठी से थ्रैश करने लगते हैं।
तो इस केस में इनकी 7 लोगों की गिल्ट क्या होगी एज पर आईपीसी? दे आर गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, they are guilty of grave and sudden provocation, they are guilty of rioting, और they have not committed any offense. So जैसा कि हमने देखा अनलॉफुल असेंबली की जब हम बात करते हैं, अनलॉफुल असेंबली इज कंप्राइजिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। उन 5 लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो 7 लोग हैं वो गैदर हुए हैं विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, द न्यू लॉ दैट हैज कम अप इन द कंट्री। अब ये जो प्रोटेस्ट है, in this protest they are resorting to violence because they are thrashing lathis on the buses that can injure the passengers, therefore यहाँ पर they are guilty of rioting। जब हम राइटिंग की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 146 ऑफ द आईपीसी, जो ये कहता है कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली अगर फोर्स या वायलेंस यूज करने लग जाए टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, देन it is said to be rioting. Therefore, the answer here is option C, that is, all these people are guilty of rioting. Let's see the next question. 6 persons gather together outside the house of their friend with the object to throw red paint on the walls of his house to teach him a lesson. But only 3 of them throw the paint. Decide the guilt of all. यानी 6 लोग गैदर हो रहे हैं अपने एक फ्रेंड के घर की दीवारों पर रेड पेंट डालने के लिए। अब ये गैदर तो सब साथ में हो रहे हैं टू कमिट द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोइंग रेड पेंट विच अमाउंट्स टू मिस्चिफ अंडर आईपीसी। बट क्या हो रहा है, उनमें से सिर्फ 3 लोग आगे जाके उसकी वॉल पे एक्चुअल में पेंट डालते हैं। तो इनका गिल्ट क्या होगा? सिर्फ वो 3 लोग लाइबल होंगे मिस्चिफ के लिए जो पेंट थ्रो कर रहे हैं, या फिर सिंस ओनली 3 persons डिड द एक्ट, ये एक अनलॉफुल असेंबली ही नहीं मानी जाएगी, या फिर ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड इक्वली गिल्टी। ये सारे ही लोग अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माने जाएंगे एंड दे ऑल आर गिल्टी, और ओनली 3 of them who threw the paint are guilty of mischief, rest 3 are just members of the unlawful assembly। तो जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन कि 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए एंड उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उन कॉमन ऑब्जेक्ट में से एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो हम पहले देख चुके हैं, दैट इज कमिटिंग मिसचिफ। सो यहाँ पर ये लोग पेंट थ्रो करके मिसचिफ कमिट कर रहे हैं, ये इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 3 लोग कर रहे हैं, तो क्या हम इसको अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं मानेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड इक्वली गिल्टी। जब हम प्रोविजंस ऑफ आईपीसी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनलॉफुल असेंबली, इट क्लियरली सेज कि हर एक इंसान जो उस असेंबली का पार्ट है, he will be held to be guilty even if अगर वो इंसान कोई overt act commit नहीं कर रहा, just being a member of the unlawful assembly makes you liable for punishment। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says 3 people are standing on the roadside buying vegetables from a street hawker। एक ठेले से 3 लोग सब्जियां खरीद रहे हैं एंड सडनली क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और उनमें से एक इंसान जो है, ही स्टार्ट्स यूजिंग फाउल लैंग्वेज, गालियां देना शुरू कर देता है वो इंसान, और दूसरे इंसान को स्लैप भी कर देता है, एक थप्पड़ भी लगा देता है, जिसकी वजह से जो लोग पास में आसपास खड़े हैं, दे फील थ्रेटन्ड बाय सच एन एक्शन। तो इस केस में क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर आईपीसी? लेट्स सी क्या ऑफेंस कमिट हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी हुई है, या फिर अटेम्प्ट टू डेफमेशन हुआ है, या फिर एफ्रे हुआ है, या फिर कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। तो आईपीसी में एफ्रे जो है वो डिफाइंड है एज अ सिचुएशन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक डिस्प्यूट में एंटर कर जाते हैं, एक पब्लिक फाइट में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक पीस जो है वो अफेक्ट होता है और आसपास के लोग थ्रेटन फील करते हैं। उस केस में इट अमाउंट्स टू एन एफ्रे। देयरफॉर द ऑफेंस जो यहाँ पर कमिट हुआ है वो है एफ्रे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फीमेल एक्स जो वाई की डॉटर है, शी गेट्स रेप्ड बाय हर कलीग एंड जेड जो है एक जर्नलिस्ट, वो एक आर्टिकल पब्लिश करती है डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ एक्स एज अ रेप विक्टिम।
तो यहाँ पर हैज शी कमिटेड एनी ऑफेंस? ऑप्शंस देखते हैं. नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल. It would be an offense only if Z names some other female instead of X, और Z is guilty of criminal breach of trust. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी हो रही है ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप. इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 228 ए ऑफ द आईपीसी. ये जो सेक्शन है इसमें पहले ये सेक्शन आया था आईपीसी में, जहां पर ये बोला गया था कि अगर आप रेप विक्टिम्स के नाम डिस्क्लोज कर रहे हो देन इट शैल बी पनिशेबल. उसके बाद 2013 के अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया कि सिर्फ नाम ही नहीं, अगर आप एक रेप विक्टिम के आइडेंटिटी को किसी भी तरह से डिस्क्लोज कर रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो, कुछ ऐसी पब्लिकेशन कर रहे हो जिससे उसकी आइडेंटिटी लोगों तक पहुंच जाए, then in that case also that will be punishable. So यहाँ पर जब वो जर्नलिस्ट डिस्क्लोज कर रही है आइडेंटिटी ऑफ एक्स, then it is punishable under section 228A. Therefore the correct answer here is option B, that is disclosure of identity of the victim of rape is punishable. सिर्फ रेप ही नहीं, उसके साथ साथ जो और भी ऑफेंसेस हैं, यानी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, स्टॉकिंग के केसेस, वोयरिज्म के केसेस, ये सारे केसेस में ही अगर आप आइडेंटिटी किसी तरह से डिस्क्लोज कर रहे हो विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स, गार्जियंस और एनी पर्सन हु इज अ किन ऑफ सच victim, then in that case it will be punishable. Let's see the next question, the last question of this video. Shashwat, a notorious adult, lives in the locality of Indiranagar. एक दिन he is too bored, he walks out to the main road, he sits in a corner and वहां से he starts throwing mud at everyone passing by. Decide his guilt under IPC. He is guilty of defamation, he is guilty of criminal misappropriation, or he is guilty of public nuisance or the attempt to cause grievous hurt. डेफोमेशन के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारी प्रॉब्ली लास्ट वीडियो होगी इस रिवीजन सीरीज में. Defamation we all know is something that brings bad repute to any person. आप किसी इंसान के बारे में कुछ झूठा ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एक्ट नहीं हो रहा है. डेफोमेशन इज नॉट द आंसर हियर. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में भी हम आगे की आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. This is not applicable here. Here, Shashwat is guilty of public nuisance. So, section 268 of the IPC डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस को. इट सेज कि कोई भी इंसान अगर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कोई कॉमन इंजरी या अनोयंस हो रहा है लोगों को, या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से जो लोग विसिनिटी में है, कॉमन एरिया में लोग हैं, एंड इफ दे आर एक्सरसाइजिंग एनी राइट ऑफ देयर्स, दे आर वॉकिंग ऑन द रोड विच इज कॉमन टू देम, एंड दैट सम person is causing an annoyance to all those people who reside in the vicinity, या उनका कोई common right है, उस केस में that person will be guilty of causing public nuisance in such a case. Therefore the answer here is option C. So guys, I hope इन questions के through आपको समझ आया होगा कि offences against state और public tranquility में कैसे offences आते हैं और किस तरह से उनमें liability arise होती है. In case you have any doubts, any queries, you can leave the same in the comment section below.